तो बात करते हैं नए चैप्टर की। चैप्टर नंबर 11 है हमारा और इस बुक का लास्ट चैप्टर है, बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स। ठीक है, अच्छा चैप्टर है। यहाँ पर एक बच्चा है, मारुतासामी। ठीक है, ये आयरन पिलर को देखने के लिए गया है। मारुतासामी काफ़ी एक्साइटेड है। ठीक है, ये बेचारे इसके पैर खराब हैं, तो ये व्हील चेयर पर बैठकर, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ पथरीली जगह से होते हुए कुतुब मीनार की तरफ गया है चढ़ के हुए, जिसमें इसके बड़े भाई ने इसकी मदद करी है। और ये मेटल रैम्प पे बैठा हुआ है और ये ऊपर चढ़ते जा रहा है, ठीक है, उधर तक मतलब जाने के लिए। ठीक है, तो इसके सामने, कुतुब मीनार के सामने, इसको आयरन पिलर देखने को मिला और ये इसके लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। ठीक है, हिस्ट्री जानते हैं आयरन पिलर की, कुतुब मीनार वगैरह की। सबसे पहले बात करते हैं आयरन पिलर की। आयरन पिलर की बात करने से पहले मैं वर्ड आयरन पे फोकस करना चाहूँगा। आयरन की जितनी भी नक्काशी होती है, जितनी भी स्किल होती है, जो भी चीज़ें लोहे को इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं, वो एक आर्ट होती है, अलंकृता, जिसको हम लोग कहते हैं मेटलर्जी की आर्ट। है ना, मेटलर्जी की आर्ट। तो मेटलर्जी क्या हमारे इंडिया में बहुत बाद में आया, पहले आया, कब आया? तो ऑब्वियसली बात है, हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में भी एंशंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो मेटलर्जी का कोई ना कोई इतिहास तो इंडिया से जुड़ा होगा। तो देखते हैं। देखो, एंशंट इंडिया के जो मेटलर्जिस्ट थे, उन्होंने बहुत एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन करा करा कि मेटलर्जिकल हिस्ट्री को डेवलप करा। सिर्फ इंडिया में ही योगदान नहीं दिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे मेटलर्जिकल जो आर्ट थी, वो स्किल जो थी, वो इतनी फेमस थी कि और ओवर द वर्ल्ड हमारे द्वारा बनाए गए, हमारे जो क्राफ्ट पर्सन जो भी यूटेंसिल्स वगैरह बनाते थे, कोई भी सामान बनाते थे मेटल्स का, मेटल्स बहुत तरह के होते हैं, कॉपर वगैरह ये वो, है ना, ब्रॉन्ज हो गया, गोल्ड भी एक तरीके का मेटल है। तो उसको उनकी जो भी वो चीज़ बनाते थे, चाहे वो फ्राइंग पैन बना रहे हो, चाहे वो पॉट्स बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, ए टू जेड, कोई बीड्स है, कोई ज्वेलरी है, कोई कड़ा है, कोई बैंगल्स, कुछ भी है, वो बहुत फेमस थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब खुदाई करी, जिसको हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, वो हमें ये दिखाता है कि हड़प्पा जो थे ना, वो बहुत एक बेहतरीन क्राफ्ट पर्सन्स थे। उनको कॉपर की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा थी और कॉपर के बड़े सारे आइटम्स वो बनाते थे। ठीक है, कॉपर मेटलर्जी का यहाँ पर ये मतलब है कि कॉपर एज अ मेटल को यूज़ कर कर आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आइटम्स जो बनाते जा रहे हो, डैट कैन बी कॉल्ड एज कॉपर मेटलर्जी। ठीक है, वो इस टाइम पे ब्रॉन्ज भी मैन्युफैक्चर करने लगे थे। हमने शुरू के चैप्टर में पढ़ा था, थर्ड चैप्टर था हमारा जो हड़प्पा, उसमें अलंकृत हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि कैसे वो ब्रॉन्ज बनाने लग गए थे कॉपर को और टिन को मिक्स करके। और यहीं से मैंने आपको बताया था, एक साइंटिफिक बात भी हमें पता लगती है कि अगर हमें कॉपर चाहिए तो कॉपर, सॉरी, अगर हमें ब्रॉन्ज चाहिए तो हमें उसके अंदर कॉपर और टिन को अगर जो पर्सन मिक्स कर दे तो उसको ब्रॉन्ज मिल जाता है ना। तांबा जैसे होता है, जैसे जो शिव जी के ऊपर जैसे हम जल चढ़ाते हैं ना, वो वाला कलर का होता है, गोल्डन गोल्डन ऑरेंजिश, ऑरेंज गोल्डन कलर का मिक्सचर एक तरीके से, है ना। हड़प्पा जो थे, वो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, उनकी जो मिक्सिंग एबिलिटी थी इतनी ज़्यादा थी कि इतने ज़्यादा ब्रॉन्ज के यूटेंसिल बने कि हड़प्पन एज को हमने ब्रॉन्ज एज का नाम दिया इतिहासकारों ने। ठीक है, और इसके बाद जो एज आती है 6th सेंचुरी बीसी में, वो आयरन एज आती है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग तरह के जो आयरन हैं, वो हमारे देश में आज से नहीं, मेडिवल इंडिया से नहीं, एंशियंट टाइम से वो प्रोड्यूस होते हुए आ रहे हैं, हड़प्पा के टाइम से प्रोड्यूस आ रहे हैं। उससे पहले भी हो सकता है किसी किसी तरह के मेटल मिलते हो, लेकिन हड़प्पा के टाइम से हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस इस तरफ इशारा करती हैं कि मेटल जो थे काफ़ी अच्छे क्वालिटी के थे, इंसान उनका यूज़ करना सीख गए थे, उसको शेप देना सीख गए थे, और अपने लिए टूल्स, यूटेंसिल्स, वेपन्स वगैरह, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि डेली लाइफ का गुजारा करने के लिए, उसको ईजी बनाने के लिए मेटल काफ़ी ज़्यादा काम आया। और इस नॉलेज को हम लोग कहते हैं मेटलर्जी की नॉलेज, साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग अ मेटल या फिर मेटल ओर इनटू सम यूजफुल यूटेंसिल या फिर वेपन। ठीक है, तो इंडिया जो है शुरू से बहुत हाईली एडवांस तरह के मेटल्स जो हैं, वो आयरन जो है वो प्रोड्यूस करता हुआ आया है। जैसे यहाँ पर कुछ आयरन के नाम दे रखे हैं, मैं आपको साइंस के उसमें करवाऊंगा कि अलग अलग तरह के आयरन क्या होते हैं। ठीक है, इसका एक नाम होता है, एक बड़े स्पेशल तरह का आयरन होता है, जिसका नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आयरन फोर्स्ड आयरन, आयरन फोर्स्ड आयरन। दूसरा होता है रॉट आयरन, तीसरा होता है कास्ट आयरन। ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दिल्ली में जो आयरन पिलर है। आयरन पिलर एक ऐसी चीज़ है, एक एंशंट इंडिया की एक ऐसी नकाशी है कि बड़े सारे साइंटिस्ट आज भी ये सोचकर बहुत ताज्जुब में हैं कि यार ऐसा क्या है कि इसके ऊपर आज तक रस्टिंग नहीं हुई। ये कैसे साइंटिफिक प्रोसीजर से बनाया गया जिसको आज तक अनलॉक नहीं करा जा सका है। ये बहुत एक राज की बात है कि एग्जैक्ट डिटेल ना इसके बारे में किसी के पास अभी वर्ल्ड के अंदर रिसर्च के नहीं है।
जिसकी रस्टिंग हो क्यों नहीं सकी है, प्रॉपर डिटेल्स, मतलब एक तरीके से जैसे कहते हैं ना बड़े सारे मंदिर वगैरह हैं एंशियंट इंडिया के अंदर, कि वहाँ पर पानी कहाँ से आता है या फिर ये सुरंग कहाँ तक जाती है, ये एक राज की बात है। ऐसे ही इसका रस्ट ना होना, जबकि ओपन स्पेस के अंदर खड़ा है इतने सारे सालों का। इसने हम लोग जो पढ़ते हैं ना इरोजन और वेदरिंग, इसने सही है, रेन वाटर, ठीक है, अदर टाइप के विंड कंडीशन, स्टॉर्म कंडीशंस, ठीक है, इतने साल तक ये वैसा का वैसा ही बिल्कुल फिक्स इंटैक्ट अपनी पोजीशन पे खड़ा है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक बढ़िया चीज़ है जो कि एशियन इंडिया में हम जिसके ऊपर एक प्राउड फील कर सकते हैं। तो बात करते हैं आयरन पिलर की। आयरन पिलर हमें पूरे वर्ल्ड में दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। दिल्ली में एक जगह है मेहरौली, आप और मैं तो जानते ही हैं, ठीक है, वहां पर ये देखने को मिलता है। गए हो कभी अलंकृता आयरन पिलर कुतुब मीनार वगैरह गए हो? है ना, बहुत टाइम हो गया ना, नहीं है ना, तो चलेंगे किसी दिन, चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो म्यूजियम वगैरह भी चलेंगे, सारी जगह होकर आएंगे, फिर यहाँ पर हम देख कर आएंगे एक बारी, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम पहले गया था। क्योंकि ये चीज़ें अगर वहाँ पर स्टडी कर आओ ना, तो हम लोग के पास इतनी नॉलेज है कि अब हमें ज़्यादा मज़े आएंगे उन चीज़ों को देखने में। तब तो क्या होता था, स्कूल विस्कूल वाले पिकनिक पे ले जाते थे, तो वो समझ में ही नहीं आता था कुछ, यार क्यों लाए हैं यहाँ पर, यार ये क्या दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब लेकिन हमें चीज़ें पता है। तो दिल्ली जो है, दिल्ली के मेहरौली के अंदर ही आपको देखने को मिलता है, और ये हमारी एंशियंट इंडिया की स्किल्स का एक बेहतरीन नमूना है कि किस तरीके से हमारे इंडियंस की एंशियंट टाइम्स में क्राफ्टिंग स्किल्स जो थी वो इतनी बेहतरीन थी। ये आयरन का बना हुआ है पूरी तरीके से, 7.2 मीटर इसकी हाइट है, और इसका वेट लगभग 3 टन है। 3 टन का मतलब कितने किलो हो गया अलंकृत दा? कितना किलो लगभग? 3000 kgs, इतना इसका वेट है, सोच के देखो जरा, ठीक है। और इसको आज से 1500 साल पहले बनाया गया था, ठीक है। हमें इसकी जो डेट है ना पता कैसे चलती है, ठीक है। इस पिलर के ऊपर एक छोटा सा एक इंस्क्रिप्शन मेंशन्ड है, जो कि नेम करता है एक रूलर को, एक रूलर को, जिसका नाम वहां पर लिखा हुआ है चंद्र, चंद्र, ठीक है। ये प्रोबेबली गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता था, और हम कह सकते हैं ये शायद से चंद्रगुप्त गुप्ता ही है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, यही है। तो यहाँ पर क्या है कि ये मैंने आपको बताया कि अमेजिंग चीज़ इसके बारे में ये है कि जो फैक्ट सबको अमेज करता है कि इतने सारे साल हो गए, उसमें ये ओपन स्पेस के नीचे खड़ा है, मतलब ऊपर कोई हिडन शील्ड या फिर कोई बिल्डिंग के अंदर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये पिलर आज तक पूरी तरीके से सड़ा नहीं, जैसे लोहा रस्ट कर जैसे लोहा का कोई भी आइटम होता है, धातु होता है, वो रस्ट कर जाता है, इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पर है। हम लोग यहाँ पर टॉपिक को जो पढ़ने बैठे हैं वो क्या पढ़ने बैठे हैं, अगर आप यहाँ पर देखो चैप्टर का नाम क्या है, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स, है ना। तो और देखते हैं कि बिल्डिंग्स और कैसी कैसी तरह की हमें बेहतरीन नमूने एंशंट इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो देखो, बिल्डिंग्स जो कि ब्रिकों से और पत्थरों से जो बनाई गई हैं, जो स्किल्स है हमारे एंशंट इंडिया के क्राफ्ट पर्सन्स की, वो हमें बड़ी सारी बिल्डिंग्स में भी देखने को मिलती हैं एंशंट पास की, जो आज तक सरवाइव कर सकी हैं। उनमें से वन ऑफ द फेमस बिल्डिंग्स हैं स्तूपास। स्तूपा, यहाँ पर किसी एक स्तूपा की बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत सारे फेमस का ओवरऑल स्तूपा की स्ट्रक्चर की बात हो रही है। वर्ड स्तूपा का मतलब होता है एक तरीके का माउंट, हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम इसके बारे में। बड़े सारे तरीके के स्तूपास जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, कुछ राउंड शेप के हैं, कुछ टॉल शेप के हैं। अच्छा याद रखना अलंकृता, कई लोग ना स्तूपा को ऐसे ही समझते हैं कि वो ना सिर्फ ऐसी एक माउंट शेप का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आपको पता है कि स्तूपा कैसी भी शेप का हो सकता है ना। वो तो सांची स्तूपा को देखकर एक मॉडर्न लोग समझते हैं कि मतलब एक ऐसा डोम शेप का होता है। स्तूपा कैसे भी स्ट्रक्चर का हो सकता है, डोम क्या टॉल शेप का भी हो सकता है, कैसे भी फ्लैट शेप का भी हो सकता है, ठीक है। तो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कुछ कुछ जैसे बड़े स्तूपा हैं, जैसे यहाँ पर सांची स्तूपा में देखने को मिलता है ना। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्तूपा भी हैं जो कि छोटे हैं साइज के अंदर। यहाँ पर क्या होता है, आपको पता है कि स्तूपा के बिल्कुल सेंटर में, जैसे अगर ये इतना बड़ा स्तूप है तो बिल्कुल इसकी जो इसका ये जो पोल है ना, बिल्कुल इसके अंदर जाकर, इस रूम के अंदर जाकर, इसके बिल्कुल अगर सेंटर में जाओगे ना, अंदर की साइड जाकर सेंटर में जाओगे, तो वहां पर एक तरीके का छोटा बॉक्स रखा गया है। हर स्तूपा के अंदर ऐसा होता है, उसमें बुद्धा के रेलिक्स होते हैं। अब मुझे बता दो, ये रेलिक्स ऑफ बुद्धा क्या चीज़ होती है? रेलिक्स मतलब क्या? हिंदी में जिसको कहते हैं उनके अवशेष होते हैं, क्या है इसके अंदर, क्या क्या देखने को मिलता है? वेरी गुड, उन चीज़ों ने हाँ यूज़ करी, या फिर उनके एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं बॉडी पार्ट्स जैसे, बॉडी पार्ट जैसे टीथ हो गए,
है ना? ये चीज़ है, या फिर कुछ भी हो सकता है वो, अगर इवन अगर मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर जैसे मतलब मान लो उस टाइम पे कोई पर्सन अगर कोई बुक भी पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, तो वो भी चीज़ है, ठीक है? क्योंकि स्तूपा हमेशा जो बनाए गए हैं, आपको तो एक चीज़ पता है अलग कि हमेशा ना वो बुद्धा से रिलेटेड थोड़ी ना बने हैं। हम लोग एसोसिएट कर देते हैं, लेकिन क्या स्तूपा सिर्फ बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है? बताओ जरा। ज्यादातर है ये मानते हैं, लेकिन क्या हर स्तूपा के अंदर बुद्धा के ही रिलेक्स हैं सिर्फ? कि उनके फॉलोअर्स के भी हैं जैसे आनंद वगैरह के, या अदर बोधिसत्वास के भी हैं? बताओ क्या है इसका आंसर? क्या स्तूपा सिर्फ बुद्धिज्म रिलीजन के साथ एसोसिएटेड है स्ट्रक्चर? और भी जैनिज्म, हाँ बिल्कुल जैनिज्म में भी होते हैं, सही बोल रहे हो। और क्या मैं ये आपसे ये पूछ रहा हूँ, जैसे सांची स्तूपा के अंदर चलो हमें पता है कि भाई अशोका ने ना यहाँ पर बुद्धा के रेलिक्स इस्तेमाल करे थे, लेकिन क्या दुनिया के अंदर जितने स्तूप है सबके अंदर बुद्धा के रेलिक्स हैं? बताओ। ये सबके अंदर वर्तमान महावीरा के रेलिक्स है? नहीं ना। इनके आगे पीछे भी तो बहुत सारे गुरु होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? बोधिसत्वास होते हैं, फेमस टीचर्स होते हैं। तो स्तूपा ना किसी महान पर्सन के उसमें ही बनाया जाता है कंटेक्स्ट के अंदर। हम लोग जैसे एक मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं एक फैक्ट को, ज्यादातर ऑब्वियस ही बात है बुद्धा के जुड़े हुए स्तूपा है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द स्तूपास जो हमें देखने को मिलते हैं दे आर एसोसिएटेड विद गौतम बुद्धा एंड बुद्धिज्म, इसलिए उनके अंदर अंदर जो रेलिक्स हैं बहुत बड़े बड़े स्तूपा, बहुत फेमस स्तूपा के अंदर वो बुद्धा के रेलिक्स हैं। लेकिन रेलिक्स को कई लोग ऐसा भी समझ लेते हैं कि उनकी बॉडी की राख होगी या फिर बॉडी पार्ट्स होंगे, ऐसा ज़रूरी तो नहीं होता ना अलंकृता। ज़्यादातर तो ये भी होता है ना, इतने सारे बॉडी के पार्ट्स उनके बटोर बटोर के अलग अलग जगह पे कैसे पहुंचा दोगे, है ना? जो जो चीज़ें उन्होंने यूज़ करी है वो भी तो होती है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो कुछ बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी मतलब एक लकड़ी की एक कलम क्यों नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी क्या पार्ट है, एक गिलास है, एक कटोरी है, कुछ भी, मतलब जो उस टाइम पे वो यूज़ करते थे, वो चीज़ें इसके अंदर रखी जाती हैं बक्से के अंदर। और ऐसा माना जाता है कि वो इस पर्सन की मतलब जो जब तक वो जी रहा था तो वो यूज़ कर रहे थे गौतम बुद्धा वगैरह इस चीज़ को, और फिर वो बिल्कुल स्तूपा के बीचों बीच में उसके रख दी जाती है, उसके सेंटर में, बिल्कुल उसके हार्ट में रख दी जाती है, बिल्कुल बीचों बीच में पार्ट में, ठीक है? इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें उनके दांत हो सकते हैं, उनकी हड्डियां हो सकती हैं, उनके शरीर की राख हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। या तो वो बुद्धा की भी हो सकती है, और देखो और उनके फॉलोअर्स की भी हो सकती है, ठीक है? और इवन उनके फॉलोअर्स के भी साथ भी यही कि उनके टीथ, उनके बोन, या फिर ऐसी चीज़ें जो वो यूज़ करते थे, जैसे कुछ प्रीशियस स्टोन हो गए, कोई अंगूठी वगैरह, कोई कड़ा वो पहन रहे हैं, कोई सिक्के हो गए उस जमाने के, सब कुछ, मतलब सब कुछ जो भी आपको चीज़ जैसे प्यारी है, जैसे लग रहा था, मतलब मान लो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्यारी होंगी जो कि आपकी अटमोस्ट चीज़ फेवरेट होंगी आपके रूम के अंदर। कोई चीज़ आपने टांग रखी होगी, कोई आपने अलमीरा के अंदर रख रखी होगी, किसी बुक के अंदर कोई चीज़ रख रखी होगी, कोई आपके पास बॉक्स होगा, कुछ भी होगा ऐसा, तो आपके पास वो चीज़ होगी। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है वो भी एक रेलिक है, वो भी एक रेलिक है। समझ गए? तो ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं रेलिक कैस्केड, रेलिक कैस्केड। और बाद में इसको मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। अर्थ का मतलब यहाँ पर ये होता है सॉइल, बाद में मिट्टी से ढक दिया जाता है, उसको एक तरीके से गाड़ दिया जाता है, ठीक है? और उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्तूपा। और बगल में हमें ऐसे एक फेमस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि है सांची का स्तूपा, ठीक है? इसकी अगर हम लोग, चलो लेबलिंग साथ साथ दे ही रखी है, हम लोग पढ़ते पढ़ते डिस्कस कर लेंगे बाद में। जब ये कुछ बॉक्स वगैरह रख दिया जाता है ना, ऑब्वियसली बात है पहले स्तूपा थोड़ी ना बना दिया जाएगा। पहले एक ओपन ग्राउंड होता है अलंकृता। स्तूपा कैसे बनाया जाता है? पहले एक ओपन ग्राउंड होता है, ठीक है, खुला मैदान। वहां पर जाकर वो जगह या तो एसोसिएटेड है गौतम बुद्धा या किसी फेमस बोधिसत्व के साथ, ये ऐसा एक बॉक्स रख दिया, ठीक है? और इस बॉक्स को हम लोग कहते हैं, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनमें उसके रेलिक रेलिक है ना, उनके रेलिक हैं, तो इसको हम लोग कह रहे हैं रेलिक कैस्केड। और इसको फिर हमने क्या करा, बाद में इसको हमने मिट्टी से कवर कर दिया। इसको हमने मतलब मान लो येलो येलो कलर की इसमें डाली, ये मिट्टी से पूरी तरीके से कवर हो गया। अब क्या करा जाएगा? अब ये जो रेलिक कैस्केड जो हमारे पास आ गया ना, जो कि हमें दिख रहा है, ये मिट्टी से कवर जो कर दिया गया बिल्कुल बीचों बीच में, इसके बिल्कुल ऊपर से, बिल्कुल इसके पास से एक स्ट्रक्चर निकाला जाएगा जो कि होगा, जनरली माउंटेन शेप के उस टाइम पर होते थे, किसी भी उसके हो सकते हैं, इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। ये होगा एक तरीके से स्तूपा, डोम शेप का, ये होगा स्तूपा। अभी हम इसकी लेबलिंग करेंगे पूरी प्रॉपर तरीके से, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये डोम शेप का ऐसा करके ये स्तूपा होगा, जिसके अंदर अगर वो डोम शेप का है तो वो 4 गेटवेज वगैरह और ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। बाद में एक मड ब्रिक की या फिर बेक्ड ब्रिक की जो लेयर थी वो ऐड करी जाती थी। जैसा कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो अलग, इधर देखना, थोड़ा आप अगर ध्यान से देखो, ये देखो कि आपको ना हल्की हल्की, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ब्लैक से ड्रॉ करूँगा, ये देख रहे हो, ये ब्रिक लगी हुई है इधर इधर, ये देखो, ये ब्रिक, ये ब्रिक,
ये धीरे धीरे करके सारी ब्रिक ही हैं, देखो ये देखो, ये ब्रिक, ये ब्रिक, ब्रिक, ठीक है। और ये देखो नीचे ये छोटी छोटी ब्रिक, ये रेलिंग पे जो मैं बना रहा हूँ ये ब्रिक, ये ब्रिक, यहाँ पर भी देखो ये भी पिलर्स के अंदर भी एक तरीके से ब्रिक लगी हुई हैं। ये कुछ मोटी वाली ब्रिक्स लगी हुई हैं यहाँ पर, ये देखना, ये देखो ये मोटी वाली ब्रिक्स लगी हुई हैं। ये कोई ब्रिक्स ही थी जिनको थोड़ा सा ऐसा करके शेप दे दिया गया है, ये ऐसे यहाँ से कर्व करके एक तरीके से बड़ी सी, समझ गए ना। तो ये बाद में क्या करा जाता है, बाद में क्या करा जाता है, एक मिनट, हाँ, इसको ना मड ब्रेक या फिर बेकेट ब्रेक से कवर कर दिया जाता है इसके टॉप को, ठीक है, एक स्ट्रक्चर, ताकि मतलब ऐसा ऐसा करके बनता रहे, जैसे मतलब ये देखना, ये मैं ब्रेक पे ब्रेक, ब्रेक पे ब्रेक, ऐसे ऐसे करके मैं बनाता रहूँ, ये मैं ब्रेक ऐसे इस पे मैं डालते रहा, और ये स्ट्रक्चर बनते रहा धीरे धीरे करके, ठीक है, वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर। उसके बाद इसको एक डोम शेप दी जाती है। डोम शेप का मतलब आप जानते हो, एक तरीके से कुछ ऐसी शेप, इस वाली शेप को हम लोग कहते हैं डोम शेप, ठीक है। और उसके बाद फिर इसे कार्व्ड स्टोन स्लैब से कवर कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ मतलब ऊपर भी देख रहे हो ना कि इसके पत्थर 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 ये सब यहाँ पर जो मैंने बनाए थे लगे हुए हैं, इसे कवर कर दिया जाता है। यहाँ पर फिर ना जो कि फॉलोअर्स होते हैं, जो कि स्तूपा वगैरह में आते हैं, उस स्तूपा की स्ट्रक्चर है कि जिससे मतलब उस बोधिसत्वा या गौतम बुद्धा से जुड़े, मतलब हम लोग तो एग्जाम्पल के लिए गौतम बुद्धा को ही बेस मानकर चलेंगे ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने। तो उसके आसपास फिर ये एक चक्कर लगाते हैं। तो चक्कर कहाँ पर लगाते हैं, ये जो जगह, ये जो ऐसी है ना ये घूमने की, इसके आसपास ना फेरी लगाते हैं, जैसे हम लोग मंदिर के अंदर फेरी नहीं लगाते दर्शन करने के बाद। तो इसको हम लोग कहते हैं, एक टर्म यूज होती है यहाँ पर, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, प्रदक्षिण पथ, ठीक है। प्रदक्षिण पथ जो कि स्तूपा के इर्द गिर्द बनाई जाती है, जैसे अगर ये स्तूपा है ना, तो स्तूपा डोम शेप का है, इसका मतलब थोड़ा सा गोल है, तो प्रदक्षिण पथ भी ऐसे बनाई जाती है, ये ऐसे करके, ये इसकी कुछ करके ऐसे शेप होती है, जिसमें ये इर्द गिर्द ये लोग, यहाँ पर पर्सन चक्कर काटता है, ठीक है। और इसको रेलिंग से कवर, रेलिंग से सराउंड करा जाता है, जैसे ये रेलिंग्स बनी हुई ना, ये देखो, ये जो बनी हुई है क्या है, ये रेलिंग्स ही तो है, ये रेलिंग्स ही तो है, ठीक है। और इसको फिर एंट्रेंस जो होता है इसका, वहाँ पर गेटवेज लगाए जाते हैं, दरवाजे एक तरीके से, ये कुछ ऐसे गेटवेज होते हैं जो कि हमें दिख रहे हैं, ये रहे, ये रहा गेटवे, ठीक है, कि जैसे ऐसे करके ये, ये, ये कैसे गेटवे बना दिया, कैसे भी हो सकते हैं गेटवे, कैसे भी हो सकते हैं गेटवे, कुछ नहीं है भाई। एक सिर्फ आप इतना सोच लो कि गेटवे एक तरीके से दरवाजे हैं, मतलब जिस तरीके से वो जो स्तूपा में बनाए जाते हैं, ये कुछ इस तरीके से स्पेशल दरवाजे हैं जो कि बिल्ट होते हैं, ठीक है। जैसे सांची स्तूपा के अंदर हमें कितने गेटवेज देखने को मिलते हैं, 4 गेटवेज देखने को मिलते हैं, 4 गेटवेज, ठीक है। तो यहाँ पर गेटवेज होते हैं, और जो डिवोटीज होते हैं वो स्तूपा के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाते हैं। कैसी डायरेक्शन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, जैसे वो प्रोटेक्शन पाता है ना, जैसे मतलब मान लो जो मैंने ऊपर बनाया, तो यहाँ पर कुछ ऐसी डायरेक्शन के अंदर ये मतलब वो लगाते हैं, ये ऐसे यहाँ से चलना शुरू होंगे पॉइंट ए से, यही हुई ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यही हुई ना, है ना। तो इसका मतलब जो चक्कर ये लोग लगाना शुरू होते हैं वो लेफ्ट टू राइट होकर लगाते हैं, जैसे पहले मान लो लेफ्ट, ऐसी पोजीशन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, एज अ मार्क ऑफ डिवोशन। तो और ये आ सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाए जाते हैं सुपर के इर्द गिर्द, या क्लॉकवाइज, तो याद रखना क्लॉकवाइज लगाए जाते हैं। दोनों के दोनों जो रेलिंग्स होते हैं, जो गेटवेज होते हैं, वो डेकोरेट करे जाते हैं, दे आर ऑफन डेकोरेटेड बाय स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स कुछ नहीं होती, मूर्तियाँ मतलब वगैरह, या फिर जो नक्काशी वगैरह होती है, जैसे आप इस पर देखो, ये देखो, ये एलिफेंट बना हुआ है, यहाँ पर भी कुछ पिकॉक वगैरह ये कुछ बने हुए हैं, ठीक है। इधर भी कुछ एनिमल्स फॉर्म और स्टोरीज वगैरह ये बन रखी हैं, यहाँ पर भी कुछ स्कल्पचर्स वगैरह ये सब बन रखे हैं। तो ऐसे इनको सजाया जाता है। जैसे एक सांची स्तूपा बहुत फेमस है, तो वैसे एक अमरावती स्तूपा भी बहुत फेमस है। हालांकि ये अब अपने जिस टाइम पर ये स्तूपा रहा होगा, बिल्कुल वैसा तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये फेमस है। अच्छा, वेयर इज अमरावती स्तूपा, कहाँ पर देखने को मिलेगा हमें, किस, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक बहुत बढ़िया बेहतरीन स्तूपा जो था वो एग्जिस्ट करता था, ठीक है।
बड़ी सारी जो स्टोन कार्विंग्स हैं वो की स्तूपा को डेकोरेट करने के लिए जो यूज़ करी जाती थी, आज से लगभग 2000 साल पहले यूज़ करी जाती थी वो, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसको हटाओ। अभी जो सांची स्तूपा है ना, सांची स्तूपा को हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी कवर करा था, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जान लो। ये जो ग्रेट सांची स्तूपा है ये आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है, इंडिया के अंदर। ये जो स्तूपास थे इनको बहुत सारे सालों के अंदर, सेंचुरीज के अंदर अलग अलग राजास ने बनवाया। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात करें सांची स्तूपा की, तो ये ज़्यादातर जो इसका पार्ट बनवाया गया वो अशोका के द्वारा बनवाया गया है, जो कि मौर्यन डायनेस्टी का एक रूलर था, हमने पढ़ा था इसके बारे में। इसके स्पेशली अशोका ने इसके रेलिंग्स और गेटवेज को बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट करवाया था। बाद में और भी दूसरे रूलर्स ने इसमें लेटर एडिशन करी थी। तो एक चीज़ याद रखना, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सांची स्तूपा क्या सिर्फ अशोका ने बनवाया? नहीं यार, ठीक है, याद रखना अशोका के साथ साथ आने वाले और भी अदर जो रूलर्स थे, अलग अलग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने भी बनवाया, ठीक है। और बाद में आपको ये जो है स्कल्पचर देखिएगा अमरावती स्तूपा से, लेफ्ट साइड के अंदर ये वाला जो स्कल्पचर है ये आपका है अमरावती स्तूपा से लिया गया, ये वाला स्कल्पचर। तो स्तूपास के अंदर एक तरीके से डेकोरेशंस वगैरह बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा और क्या बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलती हैं इस टाइम पे? जो दूसरी बिल्डिंग्स थी वो ना एक रॉक से निकली हुई होती थी। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद होगा कि जैसे ग्रे कलर से बना रहा हूँ, जैसे एक ही चट्टान है, पूरी की पूरी एक पहाड़ है, ठीक है। इसको अच्छे से शेप देकर, काट कर ऊपर से, ठीक है, अशोका जैसे रूलर्स क्या करते थे, एक प्रॉपर तरीके से ऐसे करके एक गुफा बनवा दी, केव्स बनवा दी है, याद आया? केव्स बनवा दी है, जहाँ पर आके आराम से जो ट्रैवलर्स वगैरह हैं या फिर जो बुद्धिस्ट मंक्स हैं बेसिकली, उनको दान करी जा सके, उनको दी जा सके और वो रेस्ट कर सके आराम से यहाँ पर आकर, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं जो कि पूरे के पूरे रॉक से काट कर एक सिंगल स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये एक सिंगल के सिंगल रॉक से काटकर एक तरीके से आर्टिफिशियल केव्स बन जाती है। अब आर्टिफिशियल केव्स क्यों? ये रॉक तो ऐसी दिख रही थी ना हमें, ऐसी दिख रही थी, तो बाद में इसका जब इंसानों का इसके अंदर हाथ लगा, तभी तो ये ऐसी बनकर आई, तभी तो ये ऐसी बनकर आई, तो हुई ना आर्टिफिशियल, जिसके ऊपर इंसान का हाथ लग गया, ठीक है। तो इस तरह की ये जो केव्स होती थी, इसको बहुत एलेबोरेट तरीके से डेकोरेट करा जाता था स्कल्पचर्स वगैरह से, और इसकी दीवारें जो थी वो पेंट करी जाती थी, ठीक है। कुछ इस टाइम पर हिंदुज्म रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर कुछ हमें मंदिर वगैरह भी देखने को मिलते थे इस टाइम पर जो बिल्ड होते थे, जिनके अंदर बड़ी सारी डीटीज प्लेस करी जाती थी, जैसे विष्णु जी की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति, माताओं में दुर्गा जी की मूर्ति, ये सब इन श्राइन्स के अंदर हमें देखने को मिलती थी। इन्हीं इन्हीं के ऊपर भी मंदिर होते थे, जैसे कोई स्पेसिफिकली टेम्पल है वो विष्णु जी के ऊपर डेडिकेटेड है, शिवा के ऊपर डेडिकेटेड है, दुर्गा जी के ऊपर डेडिकेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था इन टेम्पल का वो ये था कि इनके अंदर एक रूम होता था पूजा वगैरह करने के लिए, जहाँ पर मेन डीटी प्लेस करे जाते थे, जिसको हम लोग कहते हैं गर्भगृह। गर्भगृह का मतलब ही अलंकृत यही होता है, जहाँ पर मेन मेजर रूप से एक इमेज जो होती है चीफ डीटी की। चीफ डीटी का मतलब क्या है? जैसे मतलब मान लो कोई एक मंदिर है, उसको हम लोग कह रहे हैं ये शनि देव का मंदिर है, मान लो हम उसको कह रहे हैं शनिदेव का मंदिर है, लेकिन शनिदेव के मंदिर के अंदर मान लो कि शनिदेव की मेन मूर्ति होगी, लेकिन और भी तो गॉड्स एंड गॉडेसेस की होगी, लेकिन वो क्योंकि मंदिर मेन मेन तरीके से जब उसका नाम ही है शनिधाम या फिर शनिदेव मंदिर, तो वहां पर शनिदेव की जो मूर्ति होगी ना, वो उस मंदिर के चीफ डीटी हुए। फिर इसका मतलब अगर उनके नाम पे मंदिर रखा गया तो वहां पर उनकी मूर्ति एक स्पेशल रूम के अंदर प्लेस करी जाएगी, और उस मंदिर के अंदर सारी मूर्तियों में से सबसे ज्यादा फोकस्ड, डेकोरेटेड और वेल ऑर्गेनाइज मूर्ति जो होगी वो शनिदेव की होगी, ठीक है। तो आप समझ गए, और उस जगह को कहा जाएगा जहाँ पर उनकी मूर्ति वो रखी जाएगी गर्भगृह। तो यहाँ पर जो पुजारी वगैरह थे वो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, डिवोटीज अपनी वर्शिप ऑफर करते थे उस डीटी को, तो ये सारी चीज़ें चलती थी, और ये सारी प्रथाएं हम लोग आज भी फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो और अदर उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे अदर टेम्पल्स के बारे में। तो इस डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू।